दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल के स्वतंत्रता, राज्य तथा शासन और संसद संबंधी विचार। साथ ही अध्याय के अंत में हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों और बिंदुओं को भी कवर करेंगे। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता और शासन संबंधी विचार। दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल के जो राजनीतिक विचार हैं उसमें स्वतंत्रता संबंधी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम देखें तो जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक चिंतन ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 में प्रकाशित एक निबंध है, उसमें निहित है। और राजनीति दर्शन को ये ग्रंथ उसकी अनुपम देन है। और मिल का स्वतंत्रता संबंधी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य माना जाता है। इसकी तुलना में मिल्टन के एरियोपेजेटिका ग्रंथ को ही रखा जा सकता है। और एक विचारक हैं दोस्तों मैक्सी, वो कहते हैं मिल के विचारों और वाद विवादों की स्वतंत्रता के विषय में जो निबंध है वो राजनीतिक साहित्य में बहुत उच्च कोटि का अध्याय है। और ये अध्याय मिल की गणना मिल्टन, स्पिनोजा, वॉल्टेयर, रूसो, पेन, जेफरसन और स्वतंत्रता के अन्य महारथियों से करता है। तो आप जान लीजिए कि मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक एस्से ऑन लिबर्टी में किया है। और मिल द्वारा स्वतंत्रता पर रचित पुस्तक स्वतंत्रता पर निबंध की तुलना मिल्टन की प्रसिद्ध कृति एरियोपेजेटिका से की जाती है। मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दोस्तों व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से किया है। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि स्वतंत्रता आवश्यक क्यों है। जॉन स्टुअर्ट मिल के युग में राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आया था। राज्य की शक्तियाँ और उसका कार्यक्षेत्र बढ़ रहा था। बेंथम के विचारों से प्रभावित राज्य जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिकाधिक विधियों का निर्माण करने लगे थे और जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नियमन के लिए विधि निर्माण करने लगा था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाल श्रम संबंधी विधियों की रचना की, जिनसे बालकों को अपनी जीविका या आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, माता पिता की उन्हें काम पर भेजने की स्वतंत्रता सीमित हो गई थी। बेंथमवाद का परिणाम ये रहा कि राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ा, सरकारी सेवाओं का विस्तार हुआ, राज्य के आकार में वृद्धि हुई और विधियां जो कि कानूनों की बढ़ती हुई संख्या से व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगने लगे। इंग्लैंड में एक बहस चल पड़ी कि व्यक्ति या राज्य कौन साध्य है, कौन साधन। फिर विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च संस्था थी, आप जानते हैं, और बहुमत की इच्छाओं के योग का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके कार्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे थे। मिल को ये डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता, बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नए विचारों के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है और जो अपने बहुमत के जोर से उसको दबा देना चाहता है। और आप जान लीजिए कि ये एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में पुरानी पीढ़ी के जो उदारवादी थे उन्होंने कभी विचार नहीं किया था। उनकी मुख्य समस्या उन लोगों की ये थी कि सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ से शासन सूत्र अपने हाथ में ले लेने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 1859 तक ये बात स्पष्ट हो गई थी कि इन समस्त जो सुधार थे, जैसे प्रतिनिधित्व का सुधार, मताधिकार का विस्तार और थोड़ी सी सार्वजनिक शिक्षा जो थी, इसके परिणाम स्वरूप जो है कि कई जो परिणाम वांछित परिणाम है वो नहीं मिल पाए थे। और J.S. मिल ने राज्य और शासन के बढ़ते हुए कार्यों, प्रजातंत्र के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक के मनमानेपन पर या उसके मनमाना प्रतिबंध लगाना और जनमत के नाम पर कई प्रकार के अनावश्यक कानूनों को थोपने की प्रवृत्ति के विरुद्ध मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए
उपयोगितावादी सिद्धांत को नकारते हुए स्वतंत्रता का व्यक्तिवादी प्रतिमान का समर्थन किया था। और मिल की स्वतंत्रता केवल व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि समाज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो मिल की स्वतंत्रता है उसका दार्शनिक आधार ये है कि व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और ये विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में ही हो सकता है। और समाज के विकास की दृष्टि से मिल स्वतंत्रता के पर्यावरण को बहुत जरूरी मानता है। उसकी दृष्टि से समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। ये व्यक्ति कई क्षेत्रों में कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में इनोवेशन लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन समाज का ढांचा रूढ़िवादी होने के कारण कई नासमझ व्यक्ति रूढ़िवादियों के छलावे में आकर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले महान व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं और ऐसा समाज में होता भी है। लेकिन समाज के उन्नयन और विकास के लिए मिल ने व्यक्ति के स्वतंत्रता के साथ जो है व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए स्वतंत्रता को अनिवार्य माना है। मिल ने व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता का समर्थन इस आधार पर किया है कि व्यक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, जो स्वतंत्रता युक्त उन्मुक्त वातावरण में ही संभव है। और समाज की दृष्टि से उसका कहना है कि समाज के विकास के लिए जो है स्वतंत्रता युक्त पर्यावरण जरूरी है, ताकि जो समाज के ऐसे लोग जो नए विचार और नए सिद्धांत लाना चाहते हैं उनका लाभ समाज को मिल सके। तो इस प्रकार से देखा जाए कि मिल ने जो स्वतंत्रता की अवधारणा दी है वो बहुत ही व्यापक है। स्वतंत्रता के लक्षण क्या हैं? तो मिल कहता है कि व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, यानी व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है, इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। और आप जानते हैं कि मिल जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता देता है वो दो भागों में उसको विभाजित किया जाता है। एक तो स्व विषयक स्वतंत्रता और दूसरा पर विषयक, यानी सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। तो स्वयं से संबंधित कार्य में व्यक्ति स्वयं प्रभावित होता है, इसलिए व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार संचालन का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है दूसरों से संबंधित कार्य जो हैं उसमें व्यक्ति के साथ समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य और समाज का आवश्यक हस्तक्षेप होना चाहिए। दोस्तों, स्व से संबंधित या अपने से संबंधित कार्य करने की तब तक पूरी स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए जब तक वो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता, और व्यक्ति को उस सीमा तक अपनी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है जिस सीमा तक वह दूसरे व्यक्ति की नाक से या सिर से न टकराए। स्वतंत्रता का दूसरा लक्षण अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है और ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। मिल का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुल से गुजर रहा है जिसके टूट जाने का भय है तो उसे ऐसे पुल पर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि नदी में गिरने से किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं हो सकती नदी में गिरने की, और उसकी इच्छा पुल पार करने की है, लेकिन इसका नियंत्रण करना इसलिए उचित है कि इससे उसके जीवित रहने की इच्छा को संरक्षण मिलता है। आइए देखते हैं कि मिल ने जो स्वतंत्रता है उसके लक्षणों को हमने चर्चा किया है कि मिल कहता है कि व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है, इसलिए उसे स्वयं से संबंधित कार्यों में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि इस बात की संभावना है कि व्यक्ति की इच्छा कहीं उसे स्वयं खतरे में न डाल दे। तो इस संबंध में मिल एक टूटे हुए पुल का उदाहरण देता है कि इस पुल पर व्यक्ति को जाने से रोककर उसके जीवित रहने की इच्छा का संरक्षण किया जाना जरूरी है। मिल ने स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए दो तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया है। कौन कौन? एक तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी विचार स्वातंत्र्य, और दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता यानी कार्य स्वातंत्र्य। तो आप जान लीजिए कि मिल का जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें वो पूर्ण और निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन करता है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति का पूर्ण आत्मविकास संभव नहीं है।
दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मिल अंतःकरण की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सभी को शामिल करता है। दूसरा, कार्य करने की स्वतंत्रता है। तो मिल के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष जो है वो कार्यों की स्वतंत्रता है। उसका कहना है कि विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को कार्य रूप में परिणित करने की स्वतंत्रता उपलब्ध न हो, और स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन ठीक वैसा ही है जैसे पंछी उड़ना तो चाहता है पर उसके पंख नहीं हैं। तो आप जान लीजिए कि मिल का जो विचार और अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता है वो कहता है कि मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और वो कहता है कि बौद्धिक अथवा वैचारिक स्वतंत्रता न केवल समाज के लिए हितकर है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपभोग करता है। तो वो ये भी कहता है, देखिए, विचार संबंधी स्वतंत्रता में मिल ये भी कहता है कि देखिए, यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो और यदि एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो तब भी उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि उस एक व्यक्ति के पास शक्ति होती तो उससे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं होता। तो देखिए कितने आगे तक जाकर मिल ने विचार स्वतंत्रता की बात कही है। इसके अलावा जो कार्य संबंधी स्वतंत्रता है उसमें भी मिल कार्य करने की स्वतंत्रता या फ्रीडम एक्शन, इसका दूसरा पक्ष है वैचारिक स्वतंत्रता का। और आप जान लीजिए कि मिल के अनुसार जो स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष कार्य की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। और मुख्य मुद्दा ये है कि जिस तरह विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, क्या उसी तरह कार्यों की स्वतंत्रता पर कोई बंधन होना चाहिए या नहीं, और क्या व्यक्ति के कार्यों पर शासन और समाज का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो इन सब के बारे में आगे चर्चा करते हुए मिल ने कार्य संबंधी जो स्वतंत्रता है उसके दो रूप बताए हैं, एक स्व संबंधी कार्य और दूसरा पर संबंधी कार्य। तो कैसे, आप जान लीजिए कि स्व संबंधी कार्य ऐसे हैं जिनका संबंध व्यक्ति के अपने यानी स्व से होता है, वो इसे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहता है। दूसरा वो कार्य जिसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है वो उसे अदर रिगार्डिंग एक्शन कहता है। स्व संबंधी कार्यों में सिगरेट पीना, पान खाना, कपड़े पहनना, शराब पीना, जुआ खेलना शामिल है, लेकिन पर संबंधी कार्य वे हैं जिनसे समाज और अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, इसलिए ऐसे कार्यों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये कार्य हैं शांति भंग करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना, चोरी करना, इन सब में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो मिल के अनुसार स्व संबंधी कार्यों पर कोई नियंत्रण या बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पर संबंधी कार्य हैं जिन्हें समाज और जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं उन पर राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। और इसमें ये क्योंकि इसका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है और इसमें व्यक्ति को पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। एक व्यक्ति को अपने घर में मदिरा या शराब पीने की स्वतंत्रता है, लेकिन वह मदिरा पान करके सड़क पर हुड़दंग करता है और पड़ोसियों की नींद हराम करता है, तो उसे इस कार्य के लिए खुली छूट नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन 3 आधारों पर किया है। वैयक्तिक स्वतंत्रता अनुसंधान और आविष्कार के विकास में सहायक है। सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं और रूढ़ियां वैयक्तिक स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं, अतः इनसे वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है। और व्यक्तिगत अनुभव चरित्र निर्माण का आधार है, इसलिए भी व्यक्ति के स्वतंत्रता का समर्थन
वो करता है। लेकिन हस्तक्षेप की स्थितियां तब बनती हैं जब व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग करते समय दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करे या सामाजिक प्रगति में कोई व्यवधान उपस्थित करे। राज्य और समाज की सुरक्षा के हित में व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने कर्तव्य से विमुख होने लगता है तो उसे पूरी तरह वो जो है उनके कार्यों के लिए खुली छूट नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं और इसको हम शार्ट में देखेंगे क्या क्या आलोचनाएं हैं। मिल ने स्वतंत्रता का बड़ा व्यापक विश्लेषण किया है अपने दर्शन में। वो राजनीति का एक सिद्धांत नहीं बल्कि सभ्यता का आधार भी है। मिल ने स्वतंत्रता का दायरा काफ़ी अधिक बढ़ा दिया था। और आप जान लीजिए कि राजनीतिक दर्शन में जो स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत है उसकी कई प्रकार से आलोचनाएं की गई हैं, क्योंकि एक विचारक हैं प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर, ये कहता है कि मिल खोखली स्वाधीनता और काल्पनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगंबर था। उसके पास अधिकारों के संबंध में कोई दर्शन नहीं था और इन्हीं अधिकारों से स्वतंत्रता के विचार को एक ठोस अर्थ प्राप्त होता है। मिल बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता की संज्ञा देता है, इसलिए स्वतंत्रता की ये परिभाषा पूर्णतः नकारात्मक है। इसके अलावा मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों में समानता की उपेक्षा की है। वो सनकी और झक्कियों को भी स्वतंत्रता देने की बात करता है जो कि हास्यास्पद है। और मिल एक तरफ कार्य संबंधी स्वतंत्रता की बात करता है लेकिन उसका विभाजन भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कार्यों का विभाजन नहीं किया जा सकता है जो पूरी तरह व्यक्तिगत हों या पूरी तरह सामाजिक हों। व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसका समाज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव न पड़ता हो। यहाँ तक कि आत्महत्या को भी व्यक्तिगत कार्य नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति और समाज के बीच का जो संबंध है वो मिल ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, क्योंकि जो है व्यक्ति राज्य व्यक्ति के हितों का सहायक न होकर एक बाधा है और उसका हस्तक्षेप जो है कम है और अवांछित अधिक। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि जो मिल है वो व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध को भी गलत ढंग से प्रस्तुत करता है। तो स्वतंत्रता संबंधी इस विचार के कारण मिल का जो विचार है ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ में, उसकी गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है और इसमें स्वतंत्रता का प्रतिपादन, विश्लेषण और चित्रण धारा प्रवाह भाषा और तार्किक शैली में किया गया है। लेकिन आप जान लीजिए कि मिल ने कहीं न कहीं इस डर से स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है कि सरकार की ओर से व्यक्ति को बड़ा खतरा नहीं बल्कि बहुमत की ओर से खतरा हो जाता है, जो कि समाज में सहिष्णुता को जो है दबाते हैं। और ये जो विचार हैं अल्पसंख्यक वर्ग के विचार हैं, उनके प्रति बहुसंख्यक वर्ग कहीं न कहीं असहिष्णु होता है और अल्पसंख्यक वर्ग के विचारों को दबा देना चाहता है। तो इस तरह से मिल स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता पर जोर देता है, लेकिन समानता को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। वो स्वतंत्रता को अपने आप में पूर्ण मानता है, किंतु स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए समानता भी जरूरी है, तभी स्वतंत्रता का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जा सकता है। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार के बाद आइए उसके राज्य तथा शासन संबंधी विचारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मिल ने शासन तथा राज्य संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार में किया है। मिल राज्य के संबंध में प्राकृतिक और मनुष्यकृत दोनों अवधारणाओं को स्वीकार करता है। वो राज्य के स्वरूप को मनुष्य की राजनीतिक चेतना और गतिविधियों से निर्मित मानता है। और आप जान लीजिए मिल कहता है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शासन का आदर्श रूप है, क्योंकि इसी के अंतर्गत एक व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का पूर्ण विकास कर सकता है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को ऐसे लोगों के लिए वो उपयुक्त नहीं समझता है जिसमें कर्तव्य भावना अपरिपक्व है या जिनकी कर्तव्य भावना अच्छी नहीं है, राजनीतिक चेतना सुप्त है और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने की रुचि का अभाव है। उसके लिए लोकतांत्रिक प्रणाली सही नहीं है। और मिल उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर भी
प्रतिनिध्यात्मक जनतंत्र को आदर्श शासन व्यवस्था सिद्ध करता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के संबंध में जो मिल की धारणा है वो थोड़ी सी अलग है। वो कहता है कि शासन का मुख्य उद्देश्य मानवीय क्षमताओं का विकास करना है। वही सरकार श्रेष्ठ होती है जिसके द्वारा अपने नागरिकों को राजनीतिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करते हुए नागरिकता की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला के रूप में जो कार्य करे वही शासन श्रेष्ठ होता है। दोस्तों मिल जो है शासन व्यवस्थाओं में प्रजातंत्र को श्रेष्ठ व्यवस्था मानता है, लेकिन यह एक सामान्य सिद्धांत है और वो एक जगह ये भी कहता है कि अलग अलग सरकार समाज के लिए विभिन्न प्रकार का शासन उपयुक्त हो सकता है और हर जगह के लिए केवल यही शासन उपयुक्त नहीं हो सकता है। वो प्रतिनिध्यात्मक शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है क्योंकि वो कहता है कि लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली होने के बाद भी मानवीय विकृतियों के कारण कई दुर्बलताओं का शिकार हो सकती है। इसके कारण लोकतंत्र की कई कमियां उभर सकती हैं। वो कमियां कौन कौन सी हैं? तो वो कहता है कि ये जो कमियां हैं लोकतंत्र में कैसे उभरती हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं की तरह लोकतंत्र को अच्छा बनाया जा सकता है और बुरा भी, तो क्यों न लोकतंत्र को और अधिक अच्छा बनाया जाए। मिल का ये कहना है कि वर्तमान में राज्यों का आकार बहुत बड़ा हो गया है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही ये शासन व्यवस्था कायम रह सकती है और इसी आधार पर वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की बात करता है। जनतंत्र को दोष रहित कैसे बनाया जाए इसके बारे में भी वो बात करता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जो अल्पसंख्यक मत है उनको बहुमत के अत्याचार से सुरक्षित रखने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वो सिफारिश करता है, समर्थन करता है, जिससे व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों के मतों का भी समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके अलावा वो संपत्ति संबंधी अर्हता रखता है कि जो मत देने का अधिकार है वो कम लोगों को हो, संपत्तिशाली और जो लोग टैक्स देते हैं उन तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अधिक उत्तरदायी लोग होते हैं। साथ ही मतदान के लिए वो एक शैक्षिक अर्हता की जो है एक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको देने की बात करता है, क्योंकि विवेकपूर्ण नागरिक जो पढ़े लिखे समझदार हों, जिनको गणित का ज्ञान है, उन्हीं को मताधिकार दिया जाए, क्योंकि अनपढ़ लोग किसी को भी ऐसे वोट देकर जो है एक अयोग्य सरकार का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ उसने बहुल मताधिकार का भी समर्थन किया है। उच्च बौद्धिक और नैतिक चरित्र रखने वाले नागरिकों के लिए वो बहुल मताधिकार यानी एक से अधिक मत देने के अधिकार का समर्थन करता है। साथ ही साथ वो खुला मतदान की बात करता है, यानी विपरीत या गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का समर्थन किया है, क्योंकि गुप्त मतदान मतदाताओं में बेईमानी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देता है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो उसने स्त्री मताधिकार की बात की है कि स्त्री पुरुष समानता का समर्थन करते हुए वो पुरुषों के समान स्त्रियों को मताधिकार देने का समर्थन करता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि मिल के जो प्रतिनिध्यात्मक शासन संबंधी विचार हैं उसकी बहुत जो है कई जगह आलोचना भी की गई है कि उसका जो प्रतिनिध्यात्मक शासन संबंधी विचार है कि जिसमें वो कहता है कि ये शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप है प्रतिनिधि शासन। प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि बन जाता है, शासन सत्ता में आ जाता है, तो उसकी नैतिकता और उसका चरित्र कैसा होगा ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप जान लीजिए कि मिल कहता है कि शासन का श्रेष्ठ रूप प्रतिनिध्यात्मक शासन ही है और मिल ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो सुझाव दिए हैं और उसको आध्यात्मिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया है वो आकर्षक और आदर्श होते हुए भी आज की परिस्थितियों के अनुसार पूरी तरह सटीक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो आज मताधिकार है वो स्त्री पुरुष मताधिकार की बात तो मिल की ठीक है, लेकिन जो बहुल मताधिकार, शैक्षणिक योग्यता, धन संपत्ति रखने वालों का अधिकार, वो एक तरह से बहुत जो है ओछा विचार है। सभी को सार्वभौम मताधिकार की बात आज के लोकतंत्र में की जाती है।
मिल के संसद संबंधी विचारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मिल के अनुसार संसद का वास्तविक कार्य प्रशासन का संचालन करना नहीं बल्कि उसकी निगरानी करना है, और प्रशासन के संचालन का कार्य संसद के बजाय नागरिक सेवा के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। ये जो है मिल ने संसद संबंधी अपने विचारों में व्यक्त किया है। इसके अलावा संसद में विशाल आकार और विधि निर्माण की जटिल पद्धति के कारण ये कार्य संसद के बजाय एक लॉ कमीशन या विधि आयोग के द्वारा किया जाना चाहिए, जो विधि विशेषज्ञों से मिलकर गठित की जाए। और द्वितीय सदन जो है ये इसकी स्थापना जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसरण करने के बजाय हित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर होना चाहिए। और मिल जो है संसद सदस्यों को वेतन और भत्ता देने के विरुद्ध था, क्योंकि ये जो सार्वजनिक संपत्ति है वो कहता था कि ये उसका जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका दुरुपयोग है संसद सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते। तो दोस्तों, ये तो था जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, प्रतिनिध्यात्मक शासन संबंधी विचार और उसके शासन संबंधी विचार तथा संसद पर आधारित विचार। आप जान लीजिए राजनीतिक दर्शन में जॉन स्टुअर्ट मिल का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक इतिहासकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, नीतिशास्त्र और राजनीति विज्ञान का प्रकांड विद्वान था, और ये कहा जाए कि इस तरह से वो एक समाज सुधारक और प्रमुख संसद वेत्ता भी था। 1873 में लॉर्ड मार ने लिखा कि लगभग 20 वर्षों तक ऑक्सफोर्ड से निकलने वाला प्रत्येक बुद्धिजीवी मिल के उपदेशों से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है, और बहुत सारे विचारक जो है अपने स्वतंत्रता संबंधी जो धारणा है वो मिल के विचार और दर्शन से ही ग्रहण करते हैं। मिल का जो योगदान है राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस आधार पर मिल को स्वतंत्रता का महान जो है वक्ता या प्रवक्ता कहा जा सकता है। अब आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मिल ने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है, वो सार्वभौम मताधिकार के विरुद्ध है। एक और है कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ये जे.एस. मिल का कथन है। मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए, ये कथन भी जे.एस. मिल का है, क्योंकि वो बहुल मताधिकार का समर्थन करता है कि जो व्यक्ति योग्य हैं, धनी हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा कर देते हैं, उनको एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए। इसके अलावा मिल ने आत्मपरक और परात्म परक यानी स्व-विषयक और पर विषयक आचरण के मध्य अंतर किया है। एक और महत्वपूर्ण विचार है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई हैं, स्वयं लोगों को और छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है, ये जे.एस. मिल का कथन है। जे.एस. मिल स्वतंत्रता का निष्ठावान समर्थक था। और देखिए, राजकीय सहायता एक महत्वपूर्ण कथन, और देखिए राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट करती है, उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है, ये कथन भी जे.एस. मिल का है। और एक और देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया था उसमें जो बातें शामिल थीं उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व, खुला मतदान, बहुल मतदान और महिला मताधिकार, ये चुनावी सुधारों के अंतर्गत या प्रतिनिध्यात्मक शासन में जो कमियां थीं उनको दूर करने के लिए ये मिल के प्रमुख सुझाव थे। एक देखिए, ब्रिटिश संसद में ग्लेडस्टन द्वारा दिया गया भाषण है कि जब मैं जॉन स्टुअर्ट मिल को भाषण करते हुए सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी संत की बाणी सुन रहा हूँ। ग्लेडस्टन जे.एस. मिल द्वारा ब्रिटिश संसद में दिए गए भाषण के संबंध में कहते हैं कि जब मैं जॉन स्टुअर्ट मिल को भाषण करते हुए सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक संत व्यक्ति की बाणी सुन रहा हूं। तो ये ग्लेडस्टन का कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल के संबंध में। दोस्तों, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करके स्वयं कहा कि मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। और जे.एस. मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। वो सभी को एक समान मत देने की बात नहीं करता है, एक समान मताधिकार देने की बात नहीं करता है।
J.S. मिल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक था और वो कहता है कि ऐसे लोग जो विवेक सम्मत हों, जिनमें राजनीतिक जागरूकता हो, उन्हीं लोगों को ही मत देने का अधिकार होना चाहिए। J.S. मिल ने महिला मताधिकार का भी समर्थन किया है। और आप देखिए, मैक्सी के अनुसार मिल की उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा में बेंथम की धारणाओं का बहुत कम अंश रह गया है। मैक्सी कहते हैं कि मिल की उपयोगितावाद की जो रिव्यू है, पुनर्समीक्षा है, उसमें बेंथम की धारणाओं का बहुत। इसके अलावा वेपर, CL वेपर के अनुसार मिल उपयोगितावाद की जो है निंदाओं से उसके बचाव करने के प्रयत्न में संपूर्ण उपयोगितावादी स्थिति के विपरीत चला गया है। मैक्सी के अनुसार बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में भेड़िएपन को प्रतिष्ठित करेगा, संतों के समाज में संतपन को महत्व प्रदान करेगा, और मिल इस बात पर दृढ़ था कि समाज चाहे जैसा हो, संतपन को ही उपयोगिता की कसौटी होनी चाहिए। तो ये मैक्सी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत भेड़ियों के समाज में भेड़िएपन को प्रतिष्ठित करेगा, संतों के समाज में संतपन को महत्व देगा, लेकिन मिल इस बात पर दृढ़ था कि समाज चाहे जैसा भी हो, संतपन को उपयोगिता की कसौटी होनी चाहिए। एक विचारक हैं एबेंस्टीन, वो कहते हैं मिल ने अपने जीवन का प्रारंभ उपयोगितावादी के रूप में और अंत एक समाजवादी के रूप में किया है, और इसी तरह मिल के अनुसार अल्पमत भी बहुमत के समान अधिकार रखते हैं, और यदि अल्पमतों की बात देश के शासन संचालन के संदर्भ में नहीं सुनी जाती तो जनतंत्र की स्थिति को स्वस्थ और संतोषजनक नहीं माना जा सकता। यानी मिल कहता है कि जो निरंकुशता है, सरकार की निरंकुशता की अपेक्षा बहुमत की निरंकुशता और समाज के रीति रिवाजों की निरंकुशता जो है वो लोकतंत्र के लिए ज़्यादा खतरा है। मिल के अनुसार नारी और पुरुष या स्त्री और पुरुष में यदि कोई अंतर भी हो तो इसके आधार पर स्त्री को पुरुष की तुलना में मताधिकार की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से पुरुष की अपेक्षा निर्बल होने के कारण उसे रक्षा के लिए कानून और समाज पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। और अंत में मिल के अनुसार स्त्रियों के सामाजिक क्षेत्र में आगमन से जनसाधारण के सामान्य विश्वासों और भावनाओं पर उदात्त प्रभाव पड़ेगा और समाज को उनके मानसिक गुणों से लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता, राज्य तथा शासन और संसद संबंधी विचार। अंत में हमने इसमें मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य और विचार थे परीक्षाओं की दृष्टि से, उनको भी कवर किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मिल के शासन और स्वतंत्रता संबंधी विचार को समझने के लिए, तथा इसमें अंत में हमने जिन प्रश्नों को कवर किया है ये आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।